So, good afternoon to all. Today, students of 10D are with us. एक बार फिर से good afternoon, welcome. Today, in this class, we will study why power sharing is desirable. Chapter number 1, power sharing, and in that chapter, today we will see power sharing is desirable. सबसे पहले जो हेडिंग है वह क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग हम क्यों चाहते हैं? क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग? अनेक तरीके से बात की जा सकती है। बात वही है कि पावर जो है वह शेयर होना चाहिए, पावर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर पावर किसी व्यक्ति में कंसंट्रेट हो गया तब फिर वहां डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ दो रीजन दिया हुआ है। टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस आर गिवन हियर। पहला कहता है पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अगर हम पहले रीजन को देखें तो उसके अनुसार पावर शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है या कम करता है। जैसे आप कह लें, पावर शेयरिंग, अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, वह कम होता है। और ऐसा हमने देखा बेल्जियम के केस में। बेल्जियम में पावर शेयर किया गया, जिससे बेल्जियम का टेंशन दूर हुआ और वह पीस डेवलपमेंट के राह पर आगे गया। तो यह पहला रीजन है। क्या है पहला रीजन? रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की पॉसिबिलिटी को। अब दूसरा क्या रीजन है? देयर इज सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। जो दूसरा रीजन है वह यह कहता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह दो मुख्य बातें हैं पावर शेयरिंग को जस्टिफाई करने के लिए। दीज आर द टू मेन आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट कहता है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए क्योंकि इससे, पावर शेयरिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है यह स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। जो
पावर शेयरिंग है वह स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, बेसिक है डेमोक्रेसी की। बात सही है, जो यह तर्क है सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर हम बेसिक डेफिनेशन भी देखें, बेसिक डेफिनेशन उसके अनुसार डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने शासक को चुनते हैं। कौन चुन रहा है? लोग। यह बेसिक डेफिनेशन है। तो लोग चुनेगा कैसे? लोग तब चुन पाएगा जब उसे अधिकार दिया जाए, राइट टू वोट दिया जाए। और राइट टू वोट देना एक तरह का पावर शेयरिंग ही है। तो ध्यान देना, दो रीजन यहां मुख्यतः यहां पर मेनली दो रीजन की चर्चा हो रही है। एक कहता है कॉन्फ्लिक्ट रोकता है, दूसरा कहता है कि यह स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। विदाउट पावर शेयरिंग यू कैन नॉट थिंक अबाउट डेमोक्रेसी। विदाउट पावर शेयरिंग you cannot think about democracy. Now, और इसी बात को देखो इस सेंटेंस में, ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू है। जस्ट ए मिनट। नाउ जो टॉक है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कंटिन्यू करते हुए बोला गया अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब वह सरकार जो कानूनी रूप से चल रही हो, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चल रही हो, पारदर्शी हो। A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system। जो बात मैंने आपको कही उसी बात को दूसरे तरीका से यहाँ समझाया गया है। समझाने के लिए यह बताया जा रहा है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, कानून के अनुसार स्थापित जो सरकार होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें जो सिटीजन हैं सिस्टम का हिस्सा हैं। और वो सिस्टम का हिस्सा कैसे होते हैं? वोट डालकर, डिस्कशन में हिस्सा लेकर, अलग अलग तरीके से अपने क्वेश्चंस पूछ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव से वापस चलते हैं। तो मुख्य रूप से दो बातें हमें जाननी है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? मुख्य बात है टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला रीजन है कि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। विदाउट पावर शेयरिंग वी कैनॉट थिंक अबाउट अ डेमोक्रेसी। अब ये जो दो आर्गुमेंट्स हैं फॉर पावर शेयरिंग, जो दो आर्गुमेंट्स हैं पावर शेयरिंग के, उन्हें कैटेगराइज किया, ग्रुप किया है। या कहो दूसरे तरीके से बोला जा रहा है कि एक रीजन प्रूडेंशियल है और दूसरा रीजन मॉरल है। ठीक है, एक रीजन प्रूडेंशियल है और प्रूडेंशियल क्या है उसे डिफाइन किया है इसी पेज पर, पेज नंबर 6 के ग्लोसरी में। प्रूडेंशियल, बेस्ड ऑन प्रूडेंस
or on careful calculation of gains and losses. प्रूडेंशियल रीजन, अगर हमारा डिसीजन हानि लाभ पर आधारित है, हम यह देख रहे हैं हमें फायदा होगा नुकसान होगा, जब ऐसा सोच करके हम निर्णय लेते हैं, ठीक है, विजिबल गेन एंड प्रॉफिट, तब वह प्रूडेंशियल डिसीजन होता है। जो रीजन है वह प्रूडेंशियल रीजन होता है। और जब हम मॉरलिटी पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं, मॉरलिटी नैतिकता, जब हम नैतिकता के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तब वह मॉरल रीजन है। जो हमारा पहला डिसीजन था, यहां पावर शेयरिंग में जो पहला रीजन है कि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, वह प्रूडेंशियल रीजन है, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस गेन कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं बेल्जियम ने पावर शेयर किया, टेंशन रिड्यूस हुई, पीस एंड डेवलपमेंट वहां आया। तो यह प्रूडेंशियल रीजन है। अगला जो है मॉरल रीजन है कि भाई अगर डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, तब तो आपको पावर शेयर करना ही होगा, करना चाहिए, जितना ज्यादा कर सकें, जितना ज्यादा आप पावर शेयर कर सकें। तो इस संदर्भ में तुम देखो, जो हमारे देश में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, कई बार उसे, अब देखो ये, प्लीज कीप दिस क्लियर इन योर माइंड, हमारा एग्जाम्पल हमारे आर्गुमेंट पे बेस्ड है, ओके। अदरवाइज हम आपको यहाँ एग्जाम्पल देंगे, किसी और किताब में वह अगले में होगा, लेकिन आप उसके पीछे आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके पीछे आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो आप देखो, रिजर्वेशन जब दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, संघर्ष की स्थिति बनी और निर्णय लिए गए, लेकिन आप रिजर्वेशन देखो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, वहां कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी। किसी ने आवाज उठाया वह अलग बात है, पर वैसी संघर्ष की स्थिति आपको कभी पढ़ाई नहीं गई। लेकिन सरकार में बैठे लोग और समाज ने भी यह माना कि फीमेल को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो यह जो डिसीजन हुआ वह मॉरलिटी पर बेस्ड था कि लड़कियों को भी हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मॉरल यहाँ ज्यादा है, ठीक है, नैतिकता वाली बात ज्यादा थी, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कम। हालांकि हर काम में हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन देखते हैं। वापस आते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन किया गया व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दो रीजन आपको बताए गए, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल हानि लाभ पर आधारित होता है, मॉरल हमारा नैतिकता पर डिपेंड करता है। प्रूडेंशियल रीजन में यह बताया गया कि जो पावर शेयरिंग है वह कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा। मॉरल रीजन में यह बताया गया कि पावर शेयर तो होना ही चाहिए, यह लोकतंत्र का बेसिक है। और इसी के लिए आप देखते होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स हैव राइट टू वोट। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। कौन से एग्जांपल किस आर्गुमेंट के साथ आपको रखने हैं, यह आप पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा।
Now moving to the next topic. नेक्स्ट पेज पर एक छोटी सी कहानी है, खलील्स डायलेमा. If any question, put it in chat box. My chat box is open. If you have any question, you are required to put it there. Now, खलील्स डायलेमा. अब देखो, ये जो खलील्स डायलेमा है, यह विक्रम और वैताल की कहानी के शक्ल में है. विक्रम वैताल की कहानी भारत में काफी प्रचलित है, लेकिन यह थोड़ा मॉडर्न कंटेक्स्ट में है. तो यहाँ जो विक्रम है वह वैताल को अपने मोटर बाइक पर ले जा रहे हैं. जो हमारी प्रचलित कहानी है विक्रम वैताल की, उसमें विक्रम वैताल को अपने कंधे पर लेकर जाते हैं और वैताल बीच रास्ते कहानी सुनाने का काम करता है. और कहानी सुनाने के बाद वैताल विक्रम से क्वेश्चन करता है और बोलता है कि अगर तुमने प्रश्न का उत्तर अगर तुम्हारे पास है और नहीं दिया, ठीक है, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें नुकसान होगा. लेकिन दूसरे में वैताल यह भी कहता है कि अगर तुमने बोला तो मैं उड़ा. तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी रही है विक्रम और वैताल की, समझ विकसित करने वाली है. कभी मौका लगेगा तो आप पढ़ने का या देखने का प्रयास कीजिएगा. वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. तो यहाँ जो वैताल है विक्रम को एक इंसिडेंट बता रहा है, या आप कह सकते हो सच्ची बात बता रहा है, ठीक है, वेरेट का. तो यहाँ पर वेरेट में एक व्यक्ति है, उसका नाम है खलील, ठीक है. अब खलील जो है उसके माता पिता अलग अलग धर्म के. उसके पिता ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, जबकि माँ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है. ये हमारे लिहाज से कुछ अनोखा हो सकता है, हमारे देश में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन जिस कंटेस्ट में बात हो रही है वहां यह अनकॉमन नहीं है, ठीक है. दिस वाज नॉट सो अनकॉमन, ठीक है. यह कोई अनकॉमन बात बेरेट के कंटेस्ट में नहीं है, ठीक है. वहाँ जिस दौरान की ये बात है ये बड़ा कॉमन था, ठीक है, कि लड़का किसी धर्म का और लड़की किसी धर्म का, किसी धर्म की. खैर, नाउ people from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. तो लेबनान के जो कैपिटल है बेरेट में, यह कोई अनकॉमन बात नहीं थी, कॉमन थी. ओके, यू कैन से इंटर रिलीजियन मैरिज वाज कॉमन देयर. नाउ दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड. वहाँ जो अलग अलग धर्म के लोग हैं साथ रहते रहे हैं, इंटरमिंगल हो गए, ठीक है, मिल गए, घुल मिल गए. येट फाउट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ, ठीक है. लेकिन एक समय था, काफी सिचुएशन खराब थी, सिविल वॉर थी इन लोगों के बीच में, on the basis of religion and different other issues. One of Khalil's uncle was killed in that war. जो टेंशन की स्थिति थी, जो सिविल वॉर था, उसमें खलील के एक अंकल मारे गए थे. वापस आते हैं कहानी पर. कहानी खलील के विषय में है, लेबनान के बैकग्राउंड में है, लेबनान के बेरेट के बैकग्राउंड में है. खलील की माँ किसी और धर्म की, पिता किसी और धर्म के, ठीक है. और वहां सिविल वॉर होता है, हिंसा होता है. उस हिंसा में खलील के अंकल मारे जाते हैं. एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर के अंत में
लेबनान के जो लीडर्स थे अलग अलग ग्रुप के, वे साथ आते हैं और उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किया। अरेंजमेंट क्या उन्होंने किया? एज पर दीज रूल्स द कंट्री प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। सब ये देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स, धर्म है, धर्म के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो यह तय हुआ उस सिविल वॉर के बाद, उस सिविल वॉर के बाद जो लीडर्स हैं वे साथ आए और उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया। उसके अनुसार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट जो रूल बने, तो उस रूल में यह तय हुआ कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग सामाजिक समूह को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट बनेगा केवल, ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियंस के मैरियोनेट्स ग्रुप से। प्राइम मिनिस्टर जो होगा लेबनान का, वह कोई सुन्नी मुस्लिम ही होगा, ठीक है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वहां का, वह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन समूह का होगा। जो स्पीकर होगा वहां का, वह सिया मुस्लिम होगा, ठीक है। ये बड़े अरेंजमेंट्स हुए, ठीक है। आफ्टर सिविल वॉर उन्होंने ये अरेंजमेंट किया। इस अरेंजमेंट से क्या हुआ? इस अरेंजमेंट से वहां पीस आई, जैसे बेल्जियम में पीस आया। खैर, नाउ अब समय गुजरता गया। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड। अब जब ये समझौता हुआ, सिविल वार के समय क्या हो रहा था या उससे पहले, जो क्रिश्चियन हैं वे फ्रांस से सपोर्ट ला रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं वे सीरिया से सपोर्ट ले रहे हैं, और गृह युद्ध चल रहा था। इस समझौते पर उन्होंने यह बात तय की कि भाई ना हम फ्रांस से हेल्प लेंगे और ना मुस्लिम समाज के लोग सीरिया से हेल्प लेंगे। ओके, व्हेन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट, दे वेर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। जब यह समझौता हुआ पास्ट में, उस समय वहां क्रिश्चियन और मुस्लिम्स इक्वल पॉपुलेशन में थे। लेकिन आगे चल करके वहां मुस्लिम्स की क्लियर मेजोरिटी हो जाती है। लेकिन यह अरेंजमेंट चलता रहता है। कौन सा अरेंजमेंट? कि प्राइम मिनिस्टर इसका होगा, प्रेसिडेंट इसका होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसका होगा, स्पीकर इसका होगा। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। खलील को यह सिस्टम पसंद नहीं आया। जो खलील है उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, पॉपुलर मैन है, लेकिन इस सिस्टम में वह प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जो टॉप पोजीशन है। ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन। अब यह व्यक्ति क्या कर रहा है? फादर कोई धर्म समूह, माता कोई और धर्म समूह, यह दोनों के धर्म समूह को नहीं मान रहा है, ठीक है। पॉपुलर व्यक्ति है उस एरिया का, वहां का, पॉलिटिकल एम्बिशंस है, टॉप पोजीशन पर जाना चाहता है, पर इस सिस्टम के चलते जा नहीं सकता। ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई लेबनन कैनॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि जैसा दूसरे डेमोक्रेसी में होता है कि कोई जो एलिजिबल है, लेजिबल है, जो इसके पास द पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। अब हमारे देश में आप क्राइटेरिया पूरा करो, प्रधानमंत्री बनो, कोई रोक टोक नहीं है। क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो, आप राष्ट्रपति बनो। तो ये खलील को लगता है कि अरे दूसरे देशों की तरह हमारे देश में क्यों नहीं है, ठीक है। नाउ
Why cannot we do that like other democracy of the world? He asked. His elders, अब जो उसके बड़े हैं खलील के जो बड़े हैं, उन्होंने खून खराबा देखा है। तो जिन लोगों ने खून खराबा देखा है वही तो समझेंगे इस समझौते का महत्व। खलील ने देखा नहीं, खलील को कोई वैसा अनुभव नहीं है उस खून खराबे का। पढ़ा होगा, चार बातें सुनी होंगी, वह अलग बात है। एक प्रैक्टिकल अनुभव, जब हिंसा होता है 50 मीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति हाफ जाता है। ओके, तो हिंसा कहीं हुई, उसकी चर्चा को सुनना, कहानियां सुनना, और कभी एक छोटा हिंसा में फंसना, अनुभव अलग अलग रहते हैं। तो खलील को अनुभव नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं सकता है जो ये अरेंजमेंट है उसके महत्व को। अब हुआ क्या, कहानी सुना रहा है कौन, ये बातें कौन बता रहा है? वैताल, विक्रम को। ठीक है, मोटर बाइक पर है, आधुनिक कहानी है। एक्चुअल कहानी में क्या है, विक्रम वैताल को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। ठीक है, बहुत एपिसोड्स हैं कहानियों की, कभी मौका लगेगा तो आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, गर्मी छुट्टियां आगे हैं। खैर, तो द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर। बातें लगभग एक कुछ हद तक हो ही गई, ठीक है, भले पूरी ना हुई हूं, लेकिन टीवी टावर आ गया। टीवी टावर आप पीछे देख सकते हो नाउ, टेलीविजन का टावर आ गया। वैताल रैप्ड अप क्विकली, वैताल जल्दी जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। इफ यू हैड द पावर टू रिराइट द रूल इन लेबनान, व्हाट वुड यू डू? बैताल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बैताल बैताल का विक्रम से नहीं है, यह क्वेश्चन वैताल का आपसे है। अगर आप में से किसी को लेबनान का हिस्ट्री और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल रेगुलेशन है, फिर से लिखने में मिले मिले, क्या करोगे? ठीक है, जैसा खलील चाहता है वैसा कर दोगे, या जो पुरानी व्यवस्था है उसी को करोगे, या फिर कुछ और करोगे? वैताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। वैताल विक्रम को याद दिलाते हैं अपने समझौता। समझौता उनके बीच में क्या था? इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड इट डू नॉट स्पीक अप, योर मोटर बाइक विल फ्रीज। जो एक्चुअल कहानी उसमें बैताल जो है विक्रम को क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर है, ठीक है, तूने नहीं बोला, तो तुमको मैं खत्म कर दूंगा। ऐसा वो बोलते हैं, शब्द कुछ और होंगे। और यह भी था कि बोला तो मैं उड़ा। तो विक्रम कई एपिसोड्स में, कई कहानियों के बाद बोल जाते हैं, लेकिन एक आखिरी फिर एपिसोड आता है तो विक्रम मैनेज करते हैं अपना बोलना और बैताल को पकड़े रखना और मंजिल तक पहुंचना। खैर, कहानी से वापस आते हैं, अब यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप खलील, आपको एक बार फिर से अगर आपको मिले रूल रेगुलेशन लिखने का, तो खलील के अनुसार करोगे, पुराना सिस्टम रहने दोगे, या कुछ और करोगे? ठीक है, और फिर ये कर रहे हैं एंड एट डू यू डू नॉट योर, तो यहाँ बैताल बोल रहे हैं कि तुम्हारा मोटर बाइक फ्रीज हो जाएगा, बोलो भाई। ठीक है, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बैताल? क्या आप जो विक्रम है उसका हेल्प कर सकते हैं बैताल का आंसर देने में? ठीक है, तो इसका हेल्प तो यही है कि समय गुजरने के साथ क्या स्थिति है उसका आकलन करके हम रूल रेगुलेशन में चेंजेस ला सकते हैं। आप अपने देश को देखो तो यहाँ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट्स लाए हैं समय बीतने के साथ। वे जो रूल्स वहां थे
वे सोच समझ करके रखे गए थे। लेकिन 70 साल 60 साल या जब अमेंडमेंट हुआ हो, उस दौर में सरकारों को लगी होंगी कि सुधार करना चाहिए। तो लेबनान का जो प्रेजेंट माइंड स्टेटस है वहां के लोगों का, मेरे ख्याल से बदलाव से पहले उसे समझने की जरूरत होगी, और बेहतर होगा लोगों का ओपिनियन ले लेना। ठीक है, लोगों का ओपिनियन, लेकिन साथ में क्या स्थिति है। अब पता चला किसी की आबादी 60% है, तो ओपिनियन में तो 60% रिजल्ट आ गया कि भाई ऐसा कानून बन जाए। लेकिन जो 40% हैं या संख्या में और भी कम है, सबको देखते हुए देश के अगल बगल जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां क्या स्थितियां हैं, सब कुछ देख करके एक डिसीजन लिया जाता है। तो अगर मुझे बोला जाए तो मैं यही आंसर दूंगा कि जरूरत है वहां के लोगों के बीच में रेफरेंडम करने का या वोटिंग करने का। एट द सेम टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट दैट top leaders of different social groups, they sit together and decide whether there should be some change or not. एक तरफा नहीं होना चाहिए श्रीलंका की तरह। श्रीलंका में क्या हुआ, एक तरफा काम हुआ, उससे श्रीलंका को नुकसान हुआ। तो एक तरफा काम कहीं नहीं होना चाहिए। अब आगे हमारा हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के प्रकार। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो, जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, इस चैप्टर में चार फॉर्म, सॉरी, इन दिस चैप्टर 4 forms of power sharing has been discussed। इस चैप्टर में 4 forms of power sharing डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, कितने, 4। लेकिन आप अगर दूसरे जगह पढ़ोगे, दूसरी किताबों को देखोगे, तो बातें अलग मिलती हैं, उसमें नहीं जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें नॉलेज गेन करना है, एट द सेम टाइम हमें एनसीईआरटी के जो नॉलेज है उसके इर्द गिर्द ही रहना है। ठीक है, बिकॉज वी विल गेट मार्क्स when our answer will be near about NCERT। ओके, ये नहीं कि पावर शेयरिंग कुछ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में वहां से उतार दे, नहीं। ठीक है, so forms of power sharing in this chapter, 4 forms of power sharing has been discussed। now देखते हैं, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अनेकों रूप में देखने को मिलता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला बच्चों, पावर शेयरिंग का बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा फॉर्म है, देयर आर मेनी फॉर्म्स, बट हियर इन दिस चैप्टर ओनली 4 forms आर गिवन। ठीक है, सो क्या बोलता है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट। कॉमन अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। ओके, in next class we will move further in the topic। only near about 3 minutes are left, so do you have any question? If you have any question, you are free to ask। something is there in chat? No sir, thank you very much for your message, no sir। ओके, वंस अगेन, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम उसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड
forms of power sharing. ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है. यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन. स्टिल आई हैव 1 or 2 minutes. If you have any question, any of you, I will wait for few seconds, otherwise I will end the class. 1, 2, 3, 4. Again, no sir message. Okay, thank you. Less than 2 minutes is there. I am ending the class. Thank you very much to you all to be with me, students of standard 10D and 10G. Have a nice day. God bless you all. Good day.